So welcome to Super Master once again. Very good evening everyone. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में और कार्बोकेटाइन हमने खत्म भी कर दिया था। कार्बेनाइन की बात चल रही थी, कार्बेनाइन भी हमने खत्म कर दिया था और कार्बेनाइन बनाने के बाद मैंने आपको ये ब्रेड रूल भी बता दिया था कि ब्रेड रूल क्या होता है, कब कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, कब स्टेबल नहीं होगा, कब एल्कीन स्टेबल होगा, कब एल्कीन स्टेबल नहीं होगा अगर वो ब्रिज हेड है तो। और ब्रिज हेड के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैंने समझा दिया था कि ब्रिज हेड अपन तब कंसिडर करेंगे जबकि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, इसको हम ब्रिज हेड कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम ब्रिज हेड कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम ब्रिज हेड कंसिडर करेंगे। सिमिलरली इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे। और उसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो ऑब्वियसली एंगल स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा और एंगल स्ट्रेन के बढ़ने से क्या होगा? ऑब्वियसली बात है वो पर्टिकुलर थिंग स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि होना चाहिए था जो एंगल उतना एंगल वो अटेन नहीं कर पाएगा अगर वो 3 बॉन्ड नीचे की तरफ इस तरह से रहेंगे तो। एज सिंपल एज। तो यहां तक बात तो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब इसके बाद की बात स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को आज अगला जो स्टेबल चीज हमें पता करनी है, वो अगला जो इंटरमीडिएट है उसका नाम है फ्री रेडिकल, राइट। तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी थोड़ी छोटी सी है बट उसको भी सीख लेते होता क्या है। तो लिखेंगे हेडिंग बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। अब कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज बता रखी हैं कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंदर जो है वो क्या नाम है, टोटल मिला के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बट ये लुईस एसिड नहीं होता, इसलिए नहीं होता बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कैपेसिटी नहीं है। ऑल्दो दे आर ऑल्दो दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, लेकिन at the same time they are not Lewis acid just because carbon free radical have 7 electron in the outermost, so it cannot accept the pair of electron, and that is why we said कि ये लुईस एसिड नहीं है बट या इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब इसके बाद की बात स्टार्ट करते हैं, मतलब यहां तक की बात तो हो ही रखी है और मैंने इसमें बताया था आप लोगों को इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है, sp2 होती है, जिसमें हम रेडिकल के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमें कि इस तरह से होता है और एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पेयरिंग की संभावना बनी रहती है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक डॉट दिखा देते हैं, ये डॉट जो दिख रहा है दिस इज योर कार्बन फ्री रेडिकल। अब आते हैं ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसकी स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो बच्चों ध्यान देना, तो यहां पर तो एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो वैसे केस में एंटी और ना ही एरो, दोनों में से कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो वैसे केस में हम यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इसको फेवर करेगा। अब कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? तो हमें पता है सबसे पावरफुल जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, वो इफेक्ट कहलाता है तुम्हारा मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। तो यहां बात करेंगे हम प्लस एम की, क्योंकि प्लस एम वो इफेक्ट है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट। तो अगर इसके लिए पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑब्वियसली बात है ये प्लस एम के थ्रू सपोर्टेड होगा, राइट। ये प्लस एम इफेक्ट वाले के साथ सपोर्टेड होगा। उसके बाद इसका प्लस एच चेक करेंगे और फिर हम लोग प्लस आई चेक करेंगे। इन तीनों के थ्रू हम स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। किसकी स्टेबिलिटी? कार्बन फ्री रेडिकल की, राइट, कार्बन फ्री रेडिकल की। और अगर मैं बात करूं इसके कौन कौन से इफेक्ट होंगे, ये सब इफेक्ट इसको सपोर्ट करेंगे, ये सब इफेक्ट इसको सपोर्ट करेंगे। और अगर माइनस एम दिख गया, माइनस एच दिख गया या माइनस आई दिख गया, तो ये सब इसको क्या करेंगे बताओ? ये इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। इट विल डिक्रीज, इट विल, these effects will decrease, it will decrease the stability of कार्बन फ्री रेडिकल। ये इफेक्ट कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को क्या करेगा बताओ? डिक्रीज करेगा। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है, जो हमने और भी आया आपको, और भी जितने भी हमने जितने भी आपको मैंने इंटरमीडिएट्स को पढ़ाए हैं, उन सारे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था जो मेजर इफेक्ट्स थे। मेजर इफेक्ट्स में सबसे पहला था एरोमेटिसिटी का पार्ट होना चाहिए, या तो कार्बेनाइन या कार्बोकेटाइन जो भी तुम्हारे पास है, या फिर नहीं तो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ड्रिवन था वो, या नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन था, या इंडक्टिव था, राइट।
अब यहां पर क्या फाइट है, यहां पर आप कभी भी एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं बना सकते रेडिकल को, तो वैसे केस में यही तीन इफेक्ट यहां पे डोमिनेट करेंगे। कार्बोकेटाइन में एक और इफेक्ट आ गया था डांसिंग रेजोनेंस वाला, जो मैंने आपको अलग से समझाया था कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन बहुत घट जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, राइट, ताकि हमारा और ज्यादा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो लिखेंगे इसमें अरेंज द फॉलोइंग या कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी of following radical, जो नीचे रेडिकल लिख रहा हूं उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हो गया, काफी टाइम दे दिया मैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो ये विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट, और यहां पर तो कुछ भी नहीं है, मिथाइल ग्रुप है, तो हमें पता है इसके थ्रू रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, राइट। हाँ, ये सपोर्ट करेगा, ऐसा सपोर्ट नहीं करेगा ऐसा नहीं है, सपोर्ट करेगा ये, बट ये थ्रू प्लस आई करेगा और ये थ्रू रेजोनेंस करेगा, और हमें पता है कि रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा बेटर होगा प्लस आई से। और कैसे रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा ये, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है अगर ऐसा कुछ चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है मेरे पास, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसा है और ये रेडिकल है, तो क्या होता है कि जो हमके यहाँ पे पाई बॉन्ड बने हैं ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन से बने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बने हैं, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा और सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो जैसे यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे अब बन जाएगा डबल बॉन्ड और इस जगह पे आ जाएगा रेडिकल। देखो ये इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पर, देखो, तो मतलब ये हो गया कि रेडिकल को डबल बॉन्ड सपोर्ट कर रहा है, एक तरह से बोल सकते हो रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है, या फिर हमें पता है कि विनाइल ग्रुप का प्लस एम भी होता है, तो यहाँ पे एक तरह से इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू सपोर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इस तरह से क्या हुआ कि जो मतलब कमी थी वो कमी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो नेट कमी कम हो गई, तो मतलब ये आंसर हो गया तुम्हारा। पहला क्वेश्चन तो सिंपल था, हो गया हमसे। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो बेटा, अब एच रेडिकल डी रेडिकल क्या करें इसमें, तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा, रेडिकल की साइज अगर बड़ी होती है तो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि चार्ज ही तो है, मतलब चार्ज नहीं बोल सकते, एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो साइज बिगर होने से रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो वैसे केस में अपन बोलेंगे ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। अब अगर इन सब में बात करें तो यहां पर देखो ये CD3 है, ये CT3 है और CS3 है। विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेडिकल these CD3, CS3 और CT3 आर एट मेटा पोजीशन, कल ही समझाया था मैं व्हाट इज मेटा ऑर्थो पैरा, राइट। तो अगर मेटा पोजीशन पर है तो मेटा पोजीशन पे हमें पता है ना मेसोमेरिक लगता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, बस क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो सबसे ज्यादा पावरफुल इंडक्टिव किसका होता है, CT3 का, तो नंबर 1 किसका होगा, इसका। नंबर 2 किसका होगा, नंबर 2 किसका होगा, तो नंबर 2 हो जाएगा इसका, और नंबर 3 किसका होगा, इसका। सर ये तीनों देंगे इलेक्ट्रॉन, हाँ ये तीनों देंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये देगा थ्रू प्लस आई, ये भी दूंगा थ्रू प्लस आई, और ये भी देगा थ्रू प्लस आई, लेकिन सबसे पावरफुल प्लस आई किसका होता है, CT3 का, उसके बाद CD3 का, उसके बाद CS3 का, और ये मैंने बहुत बार बता रखा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम CD3 लेंगे, CT3 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैवी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन कम होती है, और जिस कारण से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है, वेयर हाइपर कॉन्जुगेशन कम होता है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग नहीं रहा क्योंकि मेटा पोजीशन है, तो क्या लग रहा है, इंडक्टिव लग रहा है। इंडक्टिव किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर, डिस्टेंस सबका क्या है, सेम है, तो क्या बच गया, तो बच गया CD, CT और CH, तो हमें पता है किसका इंडक्टिव ज्यादा किसका इंडक्टिव कम, एज सिंपल एज। अगले वाले पे आ जाओ, तो यहां देखो फिर से ये वाला ग्रुप जो है ये कौन से पोजीशन पर है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर है, ये भी पैरा पर और ये भी पैरा पर। अब देखते हैं ये जो OH है ये प्लस एम ग्रुप है, CS3 जो है ये प्लस H ग्रुप है, और NO2 है ये माइनस एम ग्रुप है, और हमें पता है सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, प्लस एम, फिर प्लस H और फिर माइनस एम। माइनस एम तो क्या करता है, उसको रेसिस्ट करता है, स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी घटा देता है। आ रही बात समझ में। सर साइज छोटा होने पर इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होल्ड नहीं होना चाहिए, हाँ मैं वही बोल रहा हूं ना कि अगर BR अगर तुम्हारे पास साइज छोटा होगा तो ये कंपैरेटिवली इसके ऊपर अटैक होना क्या होता है, कंपैरेटिवली आसान होता है। बड़े रेडिकल्स हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का बेटा। अगर मान लो कभी HCl टूटा, H रेडिकल Cl रेडिकल में, तो H रेडिकल अनस्टेबल होता है, Cl रेडिकल स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है। सर 2 और 3 में En से कुछ देख सकते हैं क्या, सर 2 और 3 में 2 और 3 नहीं, En से नहीं देखते बेटा, En से नहीं देखते, यहाँ पे हमेशा साइज का ऑर्डर। आ रही बात समझ में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से फर्क नहीं पड़ता, साइज के ऊपर बात होती है, ठीक है। बिगर द रेडिकल मोर द स्टेबिलिटी। चलिए आ गया सबको समझ में, दोनों को समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए, चलो ठीक है। अब अगले वाले पे आते हैं, तो यहां पर देखो CCl3 माइनस H, एकमात्र माइनस H यही शो करता है, ये प्लस H और ये प्लस I। सर क्यों, मेटा पोजीशन है,
तो अगर मेटा पोजीशन पे प्लस आई है, ये प्लस एच है, ये माइनस एच है, सबसे स्टेबल कौन करेगा? प्लस एच, तो नंबर 1, फिर प्लस आई तो नंबर 2, और माइनस एच तो स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो ये नंबर 3। सिंपल। अब इस पे आ जाओ, तो ये वाला देखो, ये वाला माइनस एच और ये वाला माइनस आई। सर कैसे किया आपने? ऑब्वियसली ये मेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन है और ये वाला मेटा पोजीशन है, तो मेटा पोजीशन पे हमें पता है ना ही मेसोमेरिक लगता है, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, तो क्या लगेगा? इंडक्टिव लगेगा। तो यहां पर तुम्हारा माइनस एच है, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज CCl3 है, और यहां पे तुम्हारा माइनस आई है क्योंकि CCl3 है। Cl क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी, और हमें पता है मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा नहीं, तो कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? इंडक्टिव लगेगा। तो इंडक्टिव कौन सा वाला लगेगा? तो माइनस आई लगेगा। रेडिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। माइनस आई क्या करेगा? स्टेबिलिटी को घटाएगा। ये भी क्या करेगा? घटाएगा। लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन घटाएगा? तो माइनस एच। तो आंसर क्या होगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। ज्यादा स्टेबिलिटी ये घटाएगा, कम ये घटाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। राइट, चलो अब आगे आ जाओ। यहां देखो, ये 3 इसको देने वाला है प्लस एच के थ्रू, यहाँ पे 2 देने वाला है और यहाँ पे 1 देने वाला है, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उतनी ही स्टेबिलिटी रेडिकल की बढ़ेगी, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल ज्यादा होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, राइट। लेकिन याद रखना, अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पे डिफरेंशिएट कर पाओ तब ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पे भी इसमें 9 अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा एच, इसमें 3 अल्फा एच। चलिए अगले वाले पे आ जाओ। यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर क्या है? सब में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन हमें पता है CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होता है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। सर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे बोला आपने? ऑब्वियसली ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। सर कैसे अल्फा हो गया? ऑब्वियसली रेडिकल के रिस्पेक्ट में वो पोजीशन कौन सा है? अल्फा पोजीशन है, और रेडिकल ही हमारा क्या है? टारगेट है, तो टारगेट के बिहाफ पे ही मैंने डिसाइड करना है अल्फा। अल्फा को हम डिसाइड किया, तो यहाँ पे 9 अल्फा एच, यहाँ पे 9 अल्फा टी, और यहाँ पर 9 अल्फा डी। एक मिनट रुक जाओ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा नहीं होगा, मैं ये CT है ना बीच में, तो नंबर 1 तो इसका होगा, नंबर 2 इसका होगा, और नंबर 3 इसका होगा, क्योंकि इसमें H है, H का बॉन्ड वाइब्रेशन ज्यादा होगा, टूटेगा क्या? आसानी से। इसमें बॉन्ड वाइब्रेशन थोड़ा कम होगा, थोड़ा मुश्किल से टूटेगा, और ये सबसे ज्यादा सबसे कम बॉन्ड वाइब्रेशन वाला है, तो इसको तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। एज सिंपल एज। तो ये हो गया 1 2 3। कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? मतलब सबका लगभग वैसा ही गलत हुआ है, बाकी सबका सही है। परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब आ जाओ बेटा, लास्ट टॉपिक ऑफ GOC, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। और फिर उसी के अंदर एक सब टॉपिक आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सब टॉपिक आएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। उसके ऊपर भी बात करेंगे, राइट। सर साइज ज्यादा होने से चार्ज डेंसिटी कम होगी इसलिए? हाँ, मतलब ऑब्वियसली अब होल्ड करना ज्यादा आसान होगा, बड़ा साइज होगा तो छोटे साइज पे होल्ड करना मुश्किल होता है। सुनना ध्यान से बेटा, अटैक ज्यादा जल्दी होता है, अटैक कम जल्दी होता है, तो ध्यान देना बेटा इसमें। अब सुनना ध्यान से, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ। हेडिंग लिखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके अंदर एक और इफेक्ट आएगा जो सब इफेक्ट होगा इसके अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। और बेसिक स्ट्रेंथ में एक लेंगे हम लोग इफेक्ट, जिसका नाम होगा SIP, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। तो अभी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है, तो अभी हम लोग बस SIR आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब तक मैं SIR इंट्रोड्यूस ना करूं अपना दिमाग का खुराफात मत लगाना। एज सिंपल एज, जब तक मैं SIR इंट्रोड्यूस ना करूं तब तक आपको अपने दिमाग का खुराफात नहीं लगाना है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, क्योंकि SIR SIP पढ़ाने के बाद क्या होता है, बच्चे हमेशा उसके एंगल से सोचने लगते हैं और उसके एंगल से सोच के क्वेश्चन गलत करने लगते हैं। तो जितनी बातें मैं SIP में पढ़ाऊंगा, SIR में पढ़ाऊंगा, उतने ही अपने दिमाग में रखना, उतना ही अप्लाई करना। उसके अलावे हर जगह जनरल तरीका जो होता है वैसे ही एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करेंगे। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत होगा। दिमाग अंदर से जितना बताऊंगा उतना लगाना, ठीक है। सुनना ध्यान से कैसे क्या होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, सबसे पहली क्वेश्चन तो ये आती है। तो देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है आप कितने इजीली H+ को लूज कर पा रहे हो। अगर आप H+ को आराम से लूज कर पा रहे हैं तो आप एसिडिक हो, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एसिडिक कम हो या नहीं हो, राइट। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड H+ लूज करके अपने जो भी कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब पेरेंट से ज्यादा नहीं, अगर जो बेस बना, जो कॉन्जुगेट बेस बना, अगर वो कॉन्जुगेट बेस सब्सटेंशियली स्टेबल है,
by any effect, either it is resonance effect or it is hyper conjugation or it is inductive, whatsoever it is. अगर किसी भी रीजन से अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो गया तो वैसे केस में वो जो तुम्हारा पेरेंट एसिड था वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये कंक्लूजन आता है, मतलब ये कंसीडरेशन लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बस अगर तुम्हारे दिमाग में इतना है तो फिर तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है पूरा का पूरा आंसर करना, सारे क्वेश्चन को लॉजिकली टेकल करना और उसके आंसर को सही लाना। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या हुआ, देखो ध्यान से। अभी क्या है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, लेट्स सपोज HA की बात करते हैं। हमें पता है जितने भी एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स वो सब वीक एसिड्स होते हैं, राइट। अगर वो वीक एसिड्स होते हैं तो फॉर श्योर जब वो टूटेंगे तो 100% एक इक्विलिब्रियम यील्ड करेंगे और जिसमें आएगा H++A-। बिल्कुल बात सही है। अब जो ये इक्विलिब्रियम आया तो इस इक्विलिब्रियम का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा और जिसका नाम मैं दूंगा आज से Ka। ऑल्सो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है जब मैं आपको पढ़ा रहा था आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि एसिड का अपना एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Ka। K स्टैंड्स फॉर एसिड कांस्टेंट, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड्स। वो भी कौन सा एसिड, वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो Ka डिफाइन नहीं होता, फिर वहां पर K की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है क्योंकि ये तुरंत पूरा टूट जाता है। लेकिन अभी हमें पता है ये वीक एसिड है, ये पूरा टूटेगा नहीं, तो 100% Ka की कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी। अब सुनना ध्यान से बेटा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा इंट्रोड्यूस हो जाता है और अल्फा की वैल्यू जो होती है वो काफी कम होती है परसेंटेज वाइज। अल्फा क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पर Ka डिफाइन करा तो Ka की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है, ये होता है H+A- डिवाइड बाय HA। अब सोचो अगर ये H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है सोल्यूशन के अंदर, अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है सोल्यूशन के अंदर तो ऑटोमेटिकली A- कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा होगा। सोचो, और अगर ये दोनों बढ़ रहा है तो 100% ये घट रहा होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमें पता है एसिड टूटेंगे तो ऐसा होगा और ये दोनों ज्यादा बनेंगे ये कम बनेंगे। तो सर मतलब Ka बढ़ेगा, तो बेटा आपको पता है Ka डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, K does not depends on any other factor other than temperature। बात समझ में आ रही है। तो मतलब ये हो गया कि अदर देन टेम्परेचर के अलावा K किसी पे डिपेंड नहीं करता है, हमने आपको पहले बता रखा है। तो मतलब पर्टिकुलरली किसी एसिड का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे K की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, भी हमें पता है। लेकिन एक बात सोचो, ये जो K की वैल्यू आपने डिफाइन करी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, H+ और A- पे, है ना, और HA कॉन्सेंट्रेशन पे, इन तीनों पे डिफाइन कर रही है, इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। और इन तीनों का जो भी आपको वैल्यू मिलेगा इस कैलकुलेशन के बाद, दैट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एसिड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हमने पहले भी आपको बता रखा है। अब सुनना ध्यान से बेटा, तो मतलब यह हो गया कि अगर किसी के अंदर Ka वैल्यू ज्यादा है तो फॉर श्योर वो एसिड टूटा होगा अच्छी तरीके से। तो मतलब हो गया उस पर्टिकुलर एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, Ka ज्यादा है, तो फॉर श्योर इसके अंदर जो ये कॉन्जुगेट बेस बना है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जो बना है ये भी तुम्हारा कंपैरेटिवली क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल ज्यादा हुआ तो फॉर श्योर एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। सर एक बात बताओ, आप स्टेबिलिटी किससे कंपेयर कर रहे हो, तो बेटा मैं स्टेबिलिटी इस पेरेंट एसिड से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये स्टेबिलिटी जिस अदर एसिड से कंपेयर करना है उसके कॉन्जुगेट बेस से कंपेयर कर रहा हूं। मान लो मेरे पास दो एसिड है HA1 और HA2, लेट्स सपोज मेरे पास दो एसिड है HA1 और HA2 और ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और वीक एसिड्स हैं। तो अगर मान लो यहां बना है H+ और A1- और यहां बना है H+ प्लस A2-, तो वैसे केस में अगर स्टेबिलिटी A1 की ज्यादा है किससे, A2- से, अगर A1- की ज्यादा है A2- से, तो वैसे केस में फॉर श्योर HA1 जो होगा वो बेटर एसिड होगा HA2 से। मैं ये बताना चाह रहा हूं तुमको, मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया इसकी स्टेबिलिटी इसके करस्पॉन्डिंग एसिड से ज्यादा होगी, वो तो नहीं होगी बिकॉज ऑब्वियसली ये न्यूट्रल है, ये केटायन ये एनायन बन चुका है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो अगर इनकी स्टेबिलिटी आपस में ऐसे कंपेयर हो रही है तो फॉर श्योर यहाँ पर जो HA1 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो फॉर श्योर HA2 से ज्यादा होगी। और अगर ऐसा हुआ HA2 से ज्यादा होगी, और अगर ऐसा हुआ तो Ka1 की वैल्यू जो होगी वो Ka2 से ज्यादा होगी। ये बात 200% सही है,
और अगर ऐसा हुआ तो pK1 की वैल्यू pK1 की वैल्यू कम होगी pKa2 से, क्योंकि हमें पता है जो P होता है, जो pKa वैल्यू होती है, जो pKa वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ लॉग Ka, और हमें पता है कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, सर डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों है? क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है और माइनस ऑफ लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर K बढ़ेगा तो फॉर श्योर pK की वैल्यू कम होगी। ये बात 200% सही है। तो मतलब ये हो गया कि अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहे हो तो हो सकता है वो डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले, या हो सकता है वो K का ऑर्डर पूछ ले, या हो सकता है वो pKa का ऑर्डर पूछ ले। इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ बेटा, क्या यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई? ये हुआ कि बेसिकली हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर ये स्टेबिलिटी अच्छी है तो मतलब हो गया कि भैया एसिड अच्छा एसिड था, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो मतलब हो गया कि भैया ये बुरा एसिड था। चलो बहुत अच्छी बात है। अब सर एक बात बताओ, अगर ये एनायंस हैं तो इनकी स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? तो बेटा ये अगर ये एनायन है तो इसकी स्टेबिलिटी उस बात पे डिपेंड करेगी, मतलब उस बात पे डिपेंड करेगी जहां पर इनके कर्ज कोई कम कर रहा हो। मैंने आपको बताया था एनायंस जो होते हैं वो सर पे कर्ज लेके घूमते हैं। कौन सा कर्ज? इलेक्ट्रॉन का कर्ज। अगर सामने वाला कोई उसके इलेक्ट्रॉन के कर्ज को कम करे, इलेक्ट्रॉन को खींच के उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। मतलब ये हो गया कि अगर लेट्स सपोज इस एसिड में कोई -m ग्रुप पहले से इंट्रोड्यूस्ड है तो वैसे केस में इस पर्टिकुलर एसिड की इस पर्टिकुलर एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? बिकॉज अगर -m लगा हुआ है पहले से ग्रुप के अंदर, तो अगर -m लगा हुआ है तो जब ये A- बनेगा तो वो -m इस A- को स्टेबलाइज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, और इस तरह से स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो मतलब ये हो गया कि अगर आज के बाद से ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of conjugate base, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस एनायन होंगे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? -m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -h, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +h, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i। मतलब सिंपल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर चेक करना है तो इन सारे इफेक्ट को रीड कर लेंगे। और अगर लेट सपोज उस एनायन का नेगेटिव चार्ज, अगर उस एनायन का नेगेटिव चार्ज तुम्हारे किसका? एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट हो, तब तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब वैसे एसिड्स जिसके कॉन्जुगेट बेस का नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट बन जाए, वो एसिड्स बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ये ध्यान रखना। मतलब लेट्स सपोज हमने ए से A- बनाया, HA से हमने A- बनाया। अब ये लेट्स सपोज A- जो है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये मान लेते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल दो ना सर, ऐसे आप ये ABCD कर रहे हो, समझ में कम आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, अभी देता हूं ना। देखो जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन है, अब इन दोनों हाइड्रोजन में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिया यहां इलेक्ट्रॉन डाल के, तो क्या होगा? ये बन जाएगा कुछ ऐसा, और जब ये ऐसा बन जाएगा तो फॉर श्योर यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर और आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कंपाउंड क्या हो चुका है? एरोमेटिक। अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक हो चुका है और ये क्या था? नॉन एरोमेटिक, तो अगर कोई पूछेगा बताओ क्या ये अच्छा एसिड है? आंसर है बिल्कुल है। क्यों? इसका जब H+ बाहर गया तो हमें कुछ ऐसा मिला जिसमें नेगेटिव चार्ज था, और वो नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर सिस्टम के एरोमेटिसिटी का पार्ट था, और इस कारण से वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो चुका है, और इस कारण से मैं बोल सकता हूं ये जो है ये एक अच्छा एसिड बन सकता है। इट हैज पोटेंशियल टू बिकम अ गुड एसिड। बोलो समझ में आया क्या? तो मतलब ये तो समझ में आ ही गया, और साथ में अगर इलेक्ट्रॉन H+ लूज करने के बाद अगर सामने वाला एरोमेटिक बन जाए तो मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एसिड बहुत ही स्ट्रांग रहा होगा, या बहुत स्ट्रांग का मतलब है स्ट्रांग रहा होगा। ऐसे भी ऑर्गेनिक एसिड बहुत स्ट्रांग तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी। सबको क्लियर है वाला? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बताओ। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे तो क्लियर ही है भाई, एक में रेजोनेंस हो रहा है। देखो एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं इस तरह से होता है। तो इसमें से मैंने हटाया H, जो होना चाहिए था इसमें से हटाया H। यहाँ लगाया माइनस, यहाँ लगाया माइनस।
ठीक है, अब जब माइनस लगाया तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर तुम्हारे ऑब्वियसली ये माइनस आई ग्रुप है, ये वाला क्या ग्रुप है, ये वाला तुम्हारा प्लस आई ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये देगा, सिंपल है। तो वैसे केस में ऑब्वियसली बात है, ये स्टेबल हो गया, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एसिडिक भी हो गया। तो मैं इसलिए माइनस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि माइनस में कंपेरिजन तो कर नहीं रहे अपन, स्टेबिलिटी कंपेरिजन तो कर नहीं रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। तो करने के लिए बस मैंने एक बार लगा के चेक कर लिया, उसके बाद खत्म। वैसे ही यहाँ पर भी देखो, ये भी एनाइन बनाएगा, ये भी एनाइन, ये भी एनाइन। अब ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये माइनस आई फ्लोरीन वाला, ये माइनस आई क्लोरीन वाला है, और ये माइनस आई ब्रोमीन वाला है। सबसे आगे कौन जाएगा, ये वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है ना। सिमिलरली यहाँ पर Cl है बिल्कुल पास में, यहाँ पे थोड़ा दूर चला गया, यहाँ पे और दूर चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पास में जो होगा वो माइनस आई सबसे अच्छा होगा। इसमें देखो ये वाला ग्रुप खींचेगा और ये वाला ग्रुप कुछ नहीं करेगा, बिकॉज आपको पता ही है ये माइनस एम प्लस एम किसकी तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है सामने सिचुएशन कैसा है। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे से भी रेजोनेंस है, और ऐसे भी ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस आई की तरह एक्ट करेगा, और ये वाला माइनस आई की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज sp2 कार्बन है। सिमिलरली इसके अंदर कोई एम इफेक्ट नहीं है, बट इसके अंदर माइनस एम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है फिनाइल रिंग जो होते हैं वो माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट किस चीज की है। अब इस पे आते हैं बेटा, तो यहाँ पर COH लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सर ये तो नाम से ही क्लियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है। तो बेटा ये तो ठीक है, बट ऐसे लॉजिक लगा नहीं सकते ना, लॉजिक लगाने के लिए कुछ और करना पड़ता है। तो लॉजिक लगाने के लिए पहला काम तो करना पड़ता है कि आपको इसके इलेक्ट्रॉन लूज, आई मीन H+ को लूज करने पड़ेंगे। जब आप H+ को लूज करोगे, जब आप H+ को लूज करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा कि ये रेजोनेंस से सपोर्टेड है, वो भी कौन सा रेजोनेंस, आइडेंटिकल वाला, राइट। और यहाँ पर कोई रेजोनेंस सपोर्टेड नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस सपोर्टेड है। तो वैसी बात है, ये वे मोर स्टेबल है इससे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन पुश करके इसकी तरफ चार्ज डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, और डेंसिटी को जब बढ़ा रहा है तो इसका माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी और घट जाएगी। और अगर माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी घट गई तो मतलब कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा वीकर हो गया। अगर कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा खराब हो गया, वीकर का मतलब खराब हो गया, स्टेबल नहीं है, तो वैसे केस में ऑब्वियस सी बात है ये करस्पॉन्डिंग जो इसका एसिड था वो वीक रहा होगा। तो मतलब हो गया कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा एसिडिक भी होगा। यहाँ पे देखो, देखो जब कभी भी तुमको ऐसा हो ना जहां पे रेजोनेंस विजोनेंस कुछ ना लग रहा हो, तो सीधा देखो कि माइनस चार्ज किस पे आ रहा है। जो माइनस चार्ज जिस पे आ रहा है वो डिसाइड करेगा कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। मतलब क्या मतलब, कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। जैसे यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे S पे माइनस आ गया, राइट, और यहाँ पे क्या आ गया बताओ, O पे माइनस आ गया। अब दिमाग में आता है ज्यादा एसिडिक कौन होगा, राइट। तो देखो भाई साहब, यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये ग्रुप तो दोनों में सेम लगे हुए हैं। अब अगर आपको याद हो H2S और H2O हमें कंपेयर किया था, तो H2O की एसिडिक स्ट्रेंथ कम आई थी, H2S की ज्यादा आई थी, इफ यू रिमेंबर। तो वैसे केस में इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसकी साइज बड़ी थी, इसकी साइज छोटी है, राइट। ये बहुत बड़ा साइज का है कंपेरेटिवली, ये बहुत छोटा साइज का है। इसे H+ निकलना कंपेरेटिवली क्या है, आसान है। इसे H+ निकलना कंपेरेटिवली मुश्किल है। तो याद रखना बेटा, अगर सिमिलर ग्रुप में आ गया, अगर सिमिलर ग्रुप में आ गया तो साइज के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे एसिडिक किसका ज्यादा किसका कम। अगर सिमिलर पीरियड वाले आ गए तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। तो चूंकि यहाँ पर सेम ग्रुप वाले हैं तो मैं साइज पे जाऊंगा, और साइज इसका कंपेरेटिवली बड़ा होता है तो H की बॉन्डिंग बड़ी होगी, H बॉन्ड बड़ा होगा तो तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, तो आई विल गो विद दिस। लेकिन वही अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि CH3 CH2 और यहां आ जाता NH2, और दूसरा आता CH3 CH2 और यहां आता OH। अब देखो N और O सेम पीरियड वाले हैं, तो फिर मैं यहां पे अगर H लूज करता तो यहां पे माइनस आता, अगर मैं यहां पे लूज करता तो यहां माइनस आता, यहां से लूज करता तो यहां माइनस आता, राइट। अब हमें पता है कि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, बिकॉज सिमिलर पीरियड में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, बिकॉज साइज डिफरेंस मेजरली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। दोनों में नंबर ऑफ सेल्स सेम है, नाइट्रोजन में भी 2 है, इसमें ऑक्सीजन में भी 2 है, तो साइज तो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तो कौन सा फैक्टर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है। मैंने बताया था अगर आप अक्रॉस पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर रहे हो, जब मैंने पढ़ाया था आपको पीरियोडिक टेबल, तब वहां बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो मैंने बताया था अक्रॉस पीरियड जब आप कंपेयर कर रहे हो तो गो विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर अक्रॉस ग्रुप डिसाइड कर रहे हो तो गो विद साइज, बिगर द साइज बिगर द हाइड्रोजन का बॉन्ड एंड इजियर टू ब्रेक,
एंड इजियर टू ब्रेक, तो मोर द एसिडिक, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, ये O का माइनस और ये N का माइनस, ज्यादा स्टेबल माइनस कौन सा है? O का। तो मतलब हो गया इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड था वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड था वो ज्यादा एसिडिक है, मतलब अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एमाइन। दिस इज योर एमाइन, दिस इज अल्कोहल, मतलब इथाइल एमाइन इज लेस एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, एज सिंपल। अब सुनो, ये वाले क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, तो हमें पता है अगर इसका H गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, एरोमेटिसिटी, इसका H गया तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो ऑब्वियस बात है जो करस्पॉन्डिंग एसिड है, मतलब करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल, ये ज्यादा अच्छा एसिड होंगे, राइट। इस वाले में आ जाओ तो यहाँ पर देखो, इसका H लेके जाओ, इसका भी H लेके जाओ, इसका भी H लेके जाओ, तो सब में O पे ही माइनस है, सब में O पे ही माइनस है। अब ये वाला जो O का माइनस है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाला जो O का माइनस है इस बेचारे को ये परेशान कर रहा है इलेक्ट्रॉन देके, और ये वाला जो O का माइनस है इसको कोई ना दे रहा है ना ले रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन हैव वेरी लेस प्लस आई इफेक्ट, तो लेना देना कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। तो ना सबसे स्टेबल कौन होगा? जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। उसके बाद कौन होगा? जो कि किसी इंपैक्ट किसी इफेक्ट के अंडर नहीं है। और उसके बाद कौन होगा? ये वाला, क्योंकि ये वाला में तो इलेक्ट्रॉन R दे के O का माइनस और बढ़ा देगा। सर R क्या है? R एल्काइल ग्रुप है, जस्ट लाइक मिथाइल इथाइल, और ये सब क्या होते हैं? प्लस आई ग्रुप होते हैं। प्लस आई ग्रुप क्या होता है सबको पता है अच्छे से। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये वाला क्वेश्चन आ गया इसी लॉजिक के ऊपर। देखो यहां से गया तो O पे माइनस आया, यहां से गया तो N पे माइनस आया, और यहां से गया तो C पे माइनस आया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर C वैसा वाला C नहीं है जो आप पीरियड में देखते हो, ये C sp कार्बन वाला C है, ध्यान रखना इस चीज का बेटा। ये सिंपल सी नहीं है जो हम लोग पीरियड में बात करते हैं, सी जो हम लोग बोलते हैं कार्बन, वो टेट्रावेलेंट कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पर वो जो कार्बन है टेट्रावेलेंट तो है, लेकिन वो जो कार्बन कंसीडर करते हैं वो sp3 कंसीडर करते हैं। ये जो कार्बन कंसीडर कर रहे हैं sp कार्बन कंसीडर कर रहे हैं, तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो श्योर sp3 से बहुत ज्यादा होती है, और इनफैक्ट sp3 से ही नहीं, नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है बच्चों। तो इस कारण से यहां पर माइनस स्टेबल है, यहां पे माइनस कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, और ऑक्सीजन पे माइनस तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इस कारण से सबसे ज्यादा एसिडिक इन तीनों में नंबर 1 वाटर, नंबर 2 इथाइन, और नंबर 3 अमोनिया। बच्चों फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, कहीं लिख लो चाहो तो, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp is more than electronegativity of nitrogen, बस ये होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp is more electronegative, I mean more than electronegativity of nitrogen, ये कंपैरिजन का हमारा बेस है। तो सबसे ज्यादा, अब सर कैसे इस पे कंपेयर कैसे किया? तो माइनस कहाँ स्टेबल है यही चेक कर रहा हूं मैं। तो सर यहां क्यों नहीं देखा? बेटा यहां पर माइनस की स्टेबिलिटी से ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट क्या है? H प्लस कहां जल्दी निकल रहा है? ज्यादा H प्लस यहां निकलेगा बिकॉज साइज बड़ी है, तो साइज बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा? आसान हो जाएगा। जैसे याद करो ना, हमने बोला था ना H2O से ज्यादा एसिडिक कौन है? H2S है। उससे ज्यादा कौन है? H2TE है, पढ़ाया हुआ है सब। उससे ज्यादा कौन है? H2PO है। कब बताया था सर ये आपने? ये बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ा रहा था। तो इस पे लॉजिक क्या था? तो लॉजिक था बॉन्ड लेंथ कितना बड़ा है, जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो H का निकलना आसान, H का निकलना आसान तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, इसमें किसी को कोई परेशानी हैरानी? इसमें किसी को कोई परेशानी? चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। अब शुरू करते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। वेरी गुड, सबको सही है। तो लिखो हेडिंग बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो ध्यान से बेटा, ठीक है। देखो फिनॉल होता क्या सबको पता है, तो दिस इज योर फिनॉल, फिनाइल के ऊपर एक OH लगा होता है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, राइट। इसके डेरिवेटिव क्या होंगे?
तो अगर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे अगर आप क्या लगा दो, कोई ग्रुप लगा दो, तो क्या बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ये फिनॉल है और लेट्स सपोज ये एक फिनॉल हुआ और उसके साथ मैंने एक और लगा दिया OH और यहां लगा दिया CH3, ये उसका डेरिवेटिव बन गया। फिर एक फिनॉल है और यहां लगा दिया मैंने NO2, ये भी बन गया इसका डेरिवेटिव। फिर ये तुम्हारा फिनॉल है और यहां लगा दिया मैंने CCl3, ठीक है, ये बन गया इसका डेरिवेटिव। कंपैरिजन पूछ लिया, बताओ इसमें कंपैरिजन क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। आई होप तुम लोगों को ये तुरंत से बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं तो हुई। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो जब फिनॉल मैंने फिक्स कर दिया सब में, तो आपको फिनॉल के बारे में, OH के बारे में नहीं सोचना कुछ। अब ये क्या लगा हुआ है इस पे डिसाइड करनी है। बात समझ में आ रही है बेटा? बच्चे क्या करते हैं ना, ऊपर भी देखते हैं नीचे भी देखते हैं, अरे सर ये तो प्लस एम है, अरे प्लस एम माइनस एम, अब इसका मत देखो, ये तो सब में फिक्स है, ये तो सब में फिक्स है, राइट। अब जो इसमें एडिशनल लगा हुआ है उसकी बात करो। रिंग सब में है, एडिशनल क्या है, कहीं पे मिथाइल है, कहीं NO2 है, कहीं CCl3 है, तो इसके ऊपर बात करना है। ये चीज का ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर बात करना है आपको। जो कॉमन ग्रुप है उनके बारे में नहीं सोचना अब आपको, जो कॉमन ग्रुप है उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए बताएं इसका आंसर, बताता हूं, और पहले से कॉपी करो। बोल रहा बेटा, फिर से बोल रहा हूं, यहां पर देखो इसके अंदर तुम्हारा क्या है, प्लस H है, इसमें माइनस M है, इसमें माइनस H है, ये सब में सेम है, तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो हमें पता है सबसे पावरफुल इफेक्ट माइनस M होता है इन तीनों में। उसके बाद माइनस H होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो इनके प्रोपोर्शनल होता है, इसके तो इनवर्सली होता है, और इसमें तो कोई ऐसा इफेक्ट ही नहीं है, इसलिए 1 2 3 और फिर आ गया तुम्हारा 4 हो गया, सिंपल है। चलो अब इसका आंसर A मोर देन B नहीं है, इसका आंसर B मोर देन A है। इसके पीछे का लॉजिक सुनो। लॉजिक क्या है, क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, वेयरएज फ्लोरीन डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। ध्यान रखना है इस चीज का, सुनो ध्यान से। देखो सर, तो वेकेंट d ऑर्बिटल होके क्या होगा, तो बेटा वेकेंट d ऑर्बिटल होके क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। सर रेजोनेंस होता है, तो सर आपने बोला था इसका तो मेसोमेरिक से ज्यादा पावरफुल इंडक्टिव होता है, तो फिर इंडक्टिव के भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे अपन। लेकिन बेटा कब, जब प्लस M कंपेयर कर रहे होंगे तब हम इसका देखेंगे कि भैया मेसोमेरिक इसका नहीं होगा, इंडक्टिव की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां से कोई इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है और तुमको यहाँ पे क्लोरीन दिख गया जो कि ऐसे पोजीशन पे है जहां रेजोनेंस हो सकता है, सर तो पीछे भी तो ऐसे एग्जांपल थे, नहीं बेटा कहीं ऐसे एग्जांपल नहीं लिए मैंने जहां पे क्लोरीन के पास सीधा इलेक्ट्रॉन आ सके। हर जगह 2 बॉन्ड का डिफरेंस है, देखो 2 बॉन्ड का डिफरेंस है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब रेजोनेंस के थ्रू इसका माइनस चार्ज आते आते यहां आएगा, तो जस्ट आफ्टर दिस इट हैज वेकेंट d ऑर्बिटल, और जो वेकेंट d ऑर्बिटल क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस में चला जाएगा। मैंने आपको बोला था कि वेकेंट d ऑर्बिटल भी रेजोनेंस में जा सकता है, और जब रेजोनेंस में चला गया तो सर ये माइनस एम इफेक्ट हो गया। बेटा माइनस एम इफेक्ट बोल सकते हैं अपन एक तरह से, लेकिन माइनस एम तो इस जनरल शो करते नहीं, इनको हम उस कैटेगरी में तो रखते नहीं है, इनको हम प्लस एम ही कैटेगरी में रखते हैं। बट प्लस एम ये इसके होते नहीं है, क्योंकि हमको पता है इसका इंडक्टिव ज्यादा पावरफुल है प्लस एम से, इनका माइनस आई कंसिडरेशन में लेते हैं अपन। लेकिन इस केस में ध्यान रखना कि क्लोरीन हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, एंड दैट इज व्हाई दिस माइनस चार्ज, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्युमुलेटेड टू क्लोरीन्स वेकेंट d ऑर्बिटल, और इस तरह से स्टेबिलिटी उस माइनस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इस तरह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में बेटा? लेकिन याद रखना बच्चों, अगर कभी भी इस क्लोरीन के प्लस M के इंपैक्ट को रीड करेंगे, तो चाहे वो ऑर्थो पे हो, पैरा पे हो, मेटा पे हो, कहीं भी हो, वो हमेशा माइनस आई ही होता है, तब उसका प्लस M कभी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि यहां पर एक अलग सा ही इफेक्ट आ गया, अभी तक इसको हम प्लस M की तरह ट्रीट कर सकते थे, बट हमने बोला था नहीं ट्रीट करना, चाहे ऑर्थो पे मेटा पे पैरा, फर्क नहीं पड़ता, इनका माइनस आई डोमिनेट करता है। लेकिन इसमें ठीक है, तो अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लग गया कि भाई साहब यहां पर तो ये प्लस M तो किसी हालत में नहीं बचा, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी हो, लेकिन ये केस स्पेशल बन गया, वेकेंट d ऑर्बिटल तो खींच गया वो, और पैरा पोजीशन पे था इसलिए खींच गया, अगर वो ऑर्थो पे हो तो नहीं खींच पाता।
जैसे सामने एक क्वेश्चन दिया ना, इसलिए तो दिया था एक क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था। अब यहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के बावजूद ये कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमें पता है मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस एक्टिव ही नहीं होता, और चाहे वेकेंट डी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो फॉर श्योर रेजोनेंस के कारण ही हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड वेकेंट डी ऑर्बिटल आल्सो कैन हैव व्हाट, रेजोनेंस। इनफैक्ट मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड एनी काइंड ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल कैन हैव रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होगा बट मेटा पोजीशन पे एक्टिव नहीं होगा, तो इस कारण से ऑब्वियसली इसका माइनस आई ज्यादा पावरफुल है, इसका माइनस आई कम पावरफुल है, तो ये आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर पे आ जाओ, ये CH3 CD3 CD3 ये सब दिखाएंगे प्लस H, ये भी प्लस H और ये भी प्लस H, क्योंकि मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन पर है। अब हमें पता है CH3 का प्लस H सबसे पावरफुल है, CT3 का सबसे कम पावरफुल है, तो प्लस H तो डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, तो इस कारण से जिसका पावरफुल कम होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इन दोनों में देखो ये NO2 माइनस आई है और यहाँ पर NO2 माइनस M है, ज्यादा पावरफुल ये हो गया। यहाँ पे NH2 के पास लोन पेयर है, नो डबल बॉन्ड नो मल्टीपल बॉन्ड, तो ये प्लस M की तरह बिहेव करेगा, ये माइनस I की तरह बिहेव करता है, इसका प्लस M एक्टिव नहीं होता, और CHO में डबल बॉन्ड है तो ये माइनस M की तरह बिहेव करेगा। सबसे पावरफुल क्या होगा यहाँ पर, तो माइनस M फिर माइनस I और फिर NH2 मतलब प्लस M। प्लस M तो ऐसे भी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। क्लियर है सबको? तो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को डिसाइड करने में बच्चों। अब लग रहा है कि हाँ अब आएगा, अभी भी सारा कुछ कवर नहीं हुआ है, SIP इफेक्ट बचा है और उसके ऊपर क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन यहां तक जो समझ में आ गया, एक्सेप्शनल केसेस अभी बचे हुए हैं, वो करेंगे अभी। ठीक है बेटा, वो बचे हुए हैं अभी, अभी हमने जनरल केसेस उठाए, एक्सेप्शनल केसेस अभी बचे हुए हैं, वो करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है बच्चों। चलिए, तो टिल देन अपना ध्यान रखना, मन से पढ़ाई करना और सुपर मास्टर को याद करते रहना।